तो कल हम पढ़े थे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, जिसमें हम देखे थे कि लोकसभा को कंट्रोल करने का अधिकार जो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। धन विधेयक को धन विधेयक कहने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। सचिवालय को कंट्रोल करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। किसी भी मंत्री को अगर विदेश जाना हो, कहीं भी घूमने जाना हो, तो वह लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देकर जाता है। अगर सूचना दिए बिना 60 दिन से अधिक का अब्सेंट रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे वह उसकी सांसदता रद्द कर सकते हैं। साथ ही सचिवालय का कंट्रोल लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा और दल बदल लगाने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो ये हो गया ये लोकसभा, ये राज्यसभा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए तो इनको कहते हैं स्पीकर, और ये हो गए चेयरमैन, इनको कहेंगे डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, और ये हो जाएंगे डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब इन दोनों को त्यागपत्र देना होता है तो ये एक दूसरे को देते हैं। परंतु इन दोनों को त्यागपत्र देना होगा तो ये इनको देंगे त्यागपत्र, और ये सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए ये राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देते हैं। इसी में अब आगे देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन पर, संयुक्त अधिवेशन पर, संयुक्त अधिवेशन पर अध्यक्षता, अध्यक्षता जो है अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये भी लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति हो गई कि संयुक्त अधिवेशन जब राष्ट्रपति बुलाएंगे तो उस समय अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। जब ज्वाइंट सेशन आएगा, जब ज्वाइंट सेशन होगा तो उस समय जो अध्यक्षता करेंगे वह लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ना सभापति करेंगे, ना उपसभापति करेंगे, और ना उपाध्यक्ष करेंगे। तो ये भी एक लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति के अंतर्गत आ गया। आर्टिकल 98, आर्टिकल 98 में लिखा गया है सचिवालय का कंट्रोल, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। सचिवालय का कंट्रोल, नियंत्रण, सचिवालय को कंट्रोल लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 99, आर्टिकल 99 में शपथ की चर्चा है। आर्टिकल 99 में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ की चर्चा है, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि या अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से, प्रतिनिधि के द्वारा नवनिर्वाचित
नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। तो आर्टिकल 99 में लिखा गया है शपथ, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति नवनिर्वाचित सदस्यों को स्वयं शपथ दिलवाएंगे या अपने द्वारा किसी व्यक्ति का चयन करेंगे और वह व्यक्ति उन नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएगा। जनरली राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का चयन करते हैं, इसलिए जब हम प्रोटेम स्पीकर पढ़ रहे थे, तो वहां लिखे थे शपथ, तो वहां नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का चयन जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं तो इसलिए किया जाता है। तो इन सब को शपथ नवनिर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनको शपथ जनरली प्रोटेम स्पीकर करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का ही, जो हम यहाँ लिखे हैं कि अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, तो जनरली राष्ट्रपति जो होते हैं वह प्रोटेम स्पीकर का ही चयन करते हैं। परंतु ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी और व्यक्ति का भी चयन कर दें और वो जब राष्ट्रपति चयन कर देंगे तो वैसी परिस्थिति में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ वो व्यक्ति ही दिलाएगा। तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि किसका चयन करते हैं, परंतु जनरली होता है कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर का ही चयन करते हैं। तो इसलिए शपथ जो होते हैं प्रोटेम स्पीकर दिला देते हैं। आर्टिकल 100 में QUARUM कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति, और गण पूर्ति इसमें लिखा गया आर्टिकल 100 में कि गण पूर्ति जो होगा 1/10 होगा। तो गण पूर्ति जो दिया गया है 1/10 दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। इसमें सीट सदस्य 545, इसमें 245, तो इसका 1/10 करेंगे तो लगभग 55 आएगा और इसका 28 आता है। तो कम से कम जो सदस्यों की संख्या लोकसभा को चलाने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए वह 55 होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 28 होना ही चाहिए। ये इसका गण पूर्ति है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं एक टीचर हूँ और जब टीचर हूँ तो मान लो कि मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन जब पढ़ा रहा हूँ तो ऐसी परिस्थिति में अगर मेरे पास 10 बच्चे हैं तो कम से कम मैं गण पूर्ति में रखूँगा कि 4 बच्चे आएंगे कम से कम तो मैं क्लास लूँगा और नहीं तो नहीं लूँगा, क्योंकि इस अगर 4 बच्चे से कम आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा बच्चों का सिलेबस क्या होगा, छूट जाएगा। तो 4 बच्चे जो हुए वो मेरे लिए गण पूर्ति हुए। तो उसी प्रकार लोकसभा को चलने के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या 55 होनी चाहिए और राज्यसभा चलेगा कम से कम 28 सदस्य आएंगे तो राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी। तो ये इसकी गण पूर्ति कहलाती है। तो 1/10 दिया, 1/10 है कोरम 1/10। अब आर्टिकल 101 से लेकर 104 तक। आर्टिकल 101 से लेकर 104 तक यह उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि यह ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इसलिए इसमें सिर्फ लिखेंगे सांसदों की अयोग्यता है, क्योंकि ढेर सारा पढ़ा देंगे तो सिलेबस बड़ा हो जाएगा। तो जो पूछा जाता है वही पढ़ेंगे, तो सीधे लिख सकते हैं सांसदों की अयोग्यता, सांसदों की अयोग्यता।
आर्टिकल 106 ये भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, सीधे हम लोग 108 से पढ़ेंगे, परंतु थोड़ा देख लेते हैं 106 105 आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 में सांसदों का विशेष अधिकार दिए गए, सांसदों का विशेष अधिकार है। और आर्टिकल 106 में सैलरी की, इन सब की सैलरी की चर्चा है, सैलरी की चर्चा की गई। ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, याद करो या नहीं करो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब 107 आर्टिकल 107 में विधेयक का पुरस्थापन है। इंट्रोड्यूस INTRODUS इंट्रोड्यूस। तो इसमें विधेयक का पुरस्थापन इंट्रोड्यूस है। विधेयक को इंट्रोड्यूस करने का जो आर्टिकल दिया गया है वह आर्टिकल 107 है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझते जाएंगे। सबसे पहले जो होता है मसौदा तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और ड्राफ्ट को तैयार सचिव या कोई IAS अधिकारी करेंगे, क्योंकि नेता उतना पढ़ा लिखा होता नहीं। कोई भी कानून बनाना रहेगा तो उसका पहले ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्ट जैसे संविधान बनाना होता तो उसका ड्राफ्टिंग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। तो उसी प्रकार अभी भी कोई कानून बनाना होता है तो वैसी परिस्थिति में मसौदा तैयार किया जाता है, ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है कि कोई कानून है तो उसमें क्या क्या नियम होंगे। तो प्रारूप, इसी को प्रारूप ही कहते हैं। प्रारूप तैयार किया जाता है और इसमें लिखा जाता है कि कानून में क्या क्या होंगे। और इस ड्राफ्ट को लेकर कोई मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, तो इस ड्राफ्ट को लेकर यदि कोई मंत्री जाता है तो यह सरकारी विधेयक कहलाता है। लोकसभा में अगर कोई लेकर मंत्री जा रहा है तो यह सरकारी विधेयक कहलाएगा। और कोई अन्य सांसद लेकर जा रहा है तो यह अगर कोई अन्य सांसद लेकर जा रहा है तो यह प्राइवेट बिल या गैर सरकारी कहलाएगा। गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। और मंत्री लेके जाएगा तो इसे सरकारी कहेंगे। मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री थे, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री थे, तो मंत्री लेकर जाएंगे तो सरकारी विधेयक होगा। और अगर कोई अन्य सांसद जो मंत्री पद पर नहीं है तो यह गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। और यह लोकसभा में जाएगा और फिर यहाँ से राज्यसभा में जाएगा। और जब राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच जाता है तो इस पे होती है चर्चा होगी, फिर इस पे होगी बहस, फिर इस पे होती है मतदान और फिर बिल पास होता है। तो मसौदा जो है ड्राफ्टिंग तैयार होने के बाद कोई मंत्री अगर लोकसभा तक लेके जाता है तो यह सरकारी बिल, और अगर कोई अन्य सांसद लेकर जाता है तो यह गैर सरकारी बिल या गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। और जब यह लोकसभा में पहुंच जाता है तो इस पे होती है चर्चा। मंत्री लोग वहाँ जो बैठे होते हैं सभी सदस्य वो वहाँ पे चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद इस पे
बहस होती है, जो लेके गए वो चर्चा किए, बताएं कि बिल में ये है, तो बाकी लोग वहां सुने और सुनने के बाद उस पर डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं। उसके बाद बहस जब हो जाती है तो फिर होता है मतदान। लोग अपना बहुमत देते हैं, मतदान करते हैं कि यह बिल सही है या नहीं है। अगर बहुमत इन्हें बिल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, जब बिल को बहुमत प्राप्त हो जाएगा तो वह पास हो जाएगा, और अगर बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो वह बिल पास नहीं होगा। और अगर बिल पास नहीं होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा बिल, फिर आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर बिल पास हो जाता है तो यह जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पे साइन कर देते हैं तो यह बन जाता है कानून। राष्ट्रपति साइन कर देंगे बिल पर तो कानून बन जाएगा। और राष्ट्रपति के पास, यहां भी हम वीटो पावर पढ़ चुके हैं, तो राष्ट्रपति अगर अपना वीटो का यूज करेंगे तो फिर अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो यह बन जाता है कानून। ये आर्टिकल 107 में तो यही दिया गया, पूर्व स्थापन इंट्रोड्यूस करना। तो बिल को इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं। जब बिल को राज्यसभा और लोकसभा में ले जा रहे हैं और उस पर चर्चा हो रही है और बहस हो रही है, तो बिल इंट्रोड्यूस, बिल के बारे में बताया जा रहा है कि कोई बिल आया तो उसमें क्या क्या है। जैसे आर्टिकल 370 आया था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना है, जिससे भारत के लोग भी वहां जाके घर बना सकें। उसी प्रकार बिल आया था, कृषि कानून के अंतर्गत बिल आया था, तो ये भी आया था, तो इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। आर्टिकल 107 में विधेयक का पूर्व स्थापन इंट्रोड्यूस है, जिसमें मसौदा तैयार किया जाता है किसी भी कानून को बनाने के लिए, और जब ड्राफ्ट तैयार करने का काम जो करते हैं सचिव या आईएएस कोई अधिकारी करते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस मंत्री करते हैं तो सरकारी विधेयक कहलाता है, और संसद करते हैं तो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। इस पर चर्चा होती है, बहस होती है, मतदान होती है, और बिल पास होता है या नहीं होता है। पास हो जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो यह कानून बन जाता है। अब आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सेशन है, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। तो ज्वाइंट सेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ज्वाइंट सेशन तब आता है जब राज्यसभा सलाह देती है, सलाह देती है, और राज्यसभा जब सलाह देगी, और जब सलाह देगी तो लोकसभा मानने से इनकार कर देती है, और लोकसभा जब मानने से इनकार करेगी तो राज्यसभा में जब वह कानून दोबारा आएगा तो ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा पारित करने से इनकार कर देती है, और जब पारित करने से इनकार कर देगी तो 6 माह से अधिक इनकार करेगी। तो जब समय 6 माह से अधिक का समय हो जाएगा, राज्यसभा जैसे कानून आया, लोकसभा से पारित हो या राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा सलाह दी कि इसमें कोई कानून आ गया है, इसमें कोई परिवर्तन करना चाहिए, तो परिवर्तन करने से इनकार कर दे रही है लोकसभा, तो राज्यसभा पारित करने से मना कर देगी, और जब राज्यसभा पारित करने से मना करेगी तो यह समय अगर 6 माह से अधिक का समय हो जाता है तो यह गतिरोध कहलाता है, गतिरोध की परिस्थिति कहलाती है, डेडलॉक, डेडलॉक की परिस्थिति बन जाती है कि तो लोकसभा पास कर दिया और दूसरा राज्यसभा पास नहीं कर रही है, तो ये डेडलॉक बन गया, तो ऐसे आगे कानून राष्ट्रपति के पास जाएगा नहीं। तो यह जब डेडलॉक की परिस्थिति बन गई तो ऐसी परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, और जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे तो हम जानते हैं, पढ़े हैं पीछे भी, कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 245 सीट है और राज्यसभा में
545 सीट है। और यह दोनों जब संयुक्त अधिवेशन आ गया, एक साथ आ गए, तो यह 790 हो जाता है। और इसमें बहुमत के लिए 395 ही चाहिए होता है। अब 395 है, जब 545 की संख्या है तो 545 में 395 प्राप्त किया जा सकता है। और जब 395 प्राप्त किया जाएगा तो यह कानून पारित हो जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए चला जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन बुलवाते हैं। और जब ज्वाइंट सेशन बुलवाते हैं तो कानून पारित हो जाता है। अब देखेंगे कि किस परिस्थिति में जो है ज्वाइंट सेशन लाया गया था। तो पहली परिस्थिति दहेज से संबंधित कानून लाया गया था 1961 में, तब ज्वाइंट सेशन आया था। दूसरी परिस्थिति जो थी बैंक सुधार से संबंधित कानून लाया गया था 1978 के पास। उस समय भी राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन बुलवाए थे। और तीसरी परिस्थिति जो है पोटा आया था 2001 में। तो जब पोटा आया गया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लाया गया था 2001 में, तो इसमें भी राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा था। और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाया और कानून पास हुआ और ये तीनों काम हुआ था। तो इन तीन परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है अब तक कह सकते हैं कि ज्वाइंट सेशन बुलवाए हैं, संयुक्त अधिवेशन लाए हैं। अब यही जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन किस परिस्थिति कब राष्ट्रपति नहीं बुला सकते, किस परिस्थिति में नहीं बुला सकते। तो पहली परिस्थिति जो है महाभियोग। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा तो ऐसे भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान चल रहा है। तो राष्ट्रपति क्यों चाहेंगे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए और बिल पास हो। तो यह परिस्थिति तो ऑलरेडी है जिसमें राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से इसे विशेष बहुमत से पास करना होता है। ये तो संविधान में दिया गया, लेकिन अगर नहीं दिया भी रहता तो राष्ट्रपति नहीं बुलाते, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को हटाने का ही प्रावधान चल रहा है। दूसरी परिस्थिति है धन विधेयक। जब धन विधेयक आएगा तो यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। राष्ट्रपति को इसकी जानकारी होती है, इसलिए इस पर भी राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाएंगे। और तीसरी परिस्थिति है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन, अगर संविधान को संशोधन करना हो, संविधान में कोई परिवर्तन करना, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएंगे, क्योंकि संविधान में परिवर्तन करना एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसलिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर किसी के पास ज्यादा बहुमत रहे और वह संविधान में संशोधन करके ही कर सकता है ना कि प्रधानमंत्री 5 वर्षों के लिए नहीं 20 साल के लिए होगा, तो ऐसी कोई विशेष परिस्थिति बन जाती है। तो इसलिए संविधान संशोधन जब किया जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति नहीं तो कर सकता है कि राष्ट्रपति का कोई पद ही ना हो, समाप्त किया जा सकता है जब संविधान में संशोधन कर देंगे तो इसलिए राष्ट्रपति जब संविधान संशोधन विधेयक आता है तो ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, इसे राज्यसभा और लोकसभा से अलग अलग पास करना होता है।